नमस्कार। आज फिर से हमारी गुरुवारी मीटिंग सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी में बात करेंगे। गुजराती 2 बार हमने सुनाया सबको, काफी दिक्कत भी हुई मैं जानती हूँ, पर हमारे स्पीकर जो थे उन्होंने उनकी लिमिटेशन डिक्लेयर की थी, इसलिए हम गुजराती में बात रखे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके, और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को भी कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, और काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम सब लोगों ने सुना। उसको लेके मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने आपका ओपिनियन दिया होगा, जो वेबसाइट का एड्रेस भी दिया गया था सबने दर्ज करवाया होगा, और ये पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर से उसका लिमिट भी बढ़ाया गया था। अभी 2 जनवरी तक है, अभी भी आप लोग कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में वो बदलाव हमें नहीं चाहिए, वो बात को रख सकते हैं। तो आज का विषय एक और विषय है, वो भी इंटरेस्टिंग है। गुजरात का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास की जो काफी बातें देश के सामने रखा जाता है, और वो औद्योगिक विकास के आधार करके उसका आर्थिक समृद्धि की भी बात भी रखी जाती है, और गुजरात मॉडल एक शॉर्ट टर्म जैसा कोइन किया गया है। पर वो गुजरात मॉडल कैसा है? इतने सारे इंडस्ट्रीज, उसमें इंडस्ट्रीज के जो पॉल्यूशन है, खास करके एयर पॉल्यूशन का डेटा अभी जो आ रहा है वो बहुत ही चिंतादायक है, बहुत ही चिंताजनक है। दिल्ली का पॉल्यूशन के बराबर अहमदाबाद में पॉल्यूशन अभी हो रहा है। कभी डेटा आता है, कभी निकल जाता है। अभी जो डेटा दूसरे भी आए हैं कि टीबी को लेके, ट्यूबरकुलोसिस के डेथ के डेटा जो है वो बहुत ही डरावना वाले हैं। हमें लगता है कि ट्यूबरकुलोसिस अभी है ही नहीं, टीबी अदृश्य हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डेथ हो रहे हैं। फिर अस्थमा पेशेंट बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन के लेके लाइफ स्पान पे असर हो रहा है। काफी लोग पॉल्यूशन को लेके काफी नए रोग के शिकार भी हो रहे हैं। उनकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो भी कम हो रही है, और इसके अभ्यास होते हैं, पर वो लोगों की नजर में आए उससे पहले ही वो डेटा निकल जाते हैं। तो गुजरात का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उसमें काफी एयर पॉल्यूशन बहुत अधिक मात्रा में है। और ऐसा भी नहीं है, सरकार दिखावा तो करती है कि हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है स्टेट का, जीपीसीबी उसका शॉर्ट फॉर्म मतलब हम बोलते हैं। वो इंडस्ट्री से पैसे भी कलेक्ट करते हैं टू कंट्रीब्यूट, मतलब आप पॉल्यूशन कर रहे हैं तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, वो बात भी है। पैसे भी लोग दे रहे हैं, पर उसका जो खर्चा हो रहा है, वो खर्चा और जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें इतना बड़ा गैप है। हमारे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट आते हैं वो 1000 करोड़ में होते हैं, और उसका बजट का डेटा और उसका एक्सपेंस का डेटा देखे तो उसमें भी बहुत काफी गैप है। तो गुजरात का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ये है कंट्रीब्यूशन लेने का अमाउंट इंडस्ट्री से और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए खर्चा करना, उसके बीच का जो गैप है बहुत ही चिंता की बात है। और पॉल्यूशन इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, बहुत सारे पॉल्यूशन। मुझे तो डर है कि कहीं गुजरात पॉल्यूशन के उसमें ही नई जनरेशन खत्म ना हो जाए। एक सफोकेटिंग, एक पॉल्यूशन को लेके एक नया जो सोशल सिनारियो बढ़ रहा है। काफी डिजीज जो अननोन थे अभी आ रहे पब्लिक डोमेन में, और पता नहीं है उसका वजह क्या है, कारण क्या है। ऐसे तो नई जनरेशन की इम्यूनिटी ज्यादा, उनको थोड़ा बेहतर फूड, बेहतर एनवायरमेंट मिल रहा है ऐसा हम सोचते हैं, पर वो तो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो काफी ये जो सिनारियो है वो काफी चिंता करने वाला है। तो आज हमारे वक्ता जो है महेश भाई पंड्या, हमारे बहुत ही बढ़िया एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है। वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी काफी बार गुजरात का जो कंसर्न है सिटीजन्स का पॉल्यूशन को लेके, वो काफी टाइम एक्सप्रेस कर चुके हैं, और वो कंटिन्यूअसली लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। आज बहुत शायद 2 साल हो गए फिजिकल हम मिले, तो आज रूबरू हो रहे हैं हमसे। तो महेश भाई पंड्या को हम सुनेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग सब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक में अगर आप भी कोई कमेंट करना चाहते हैं तो ये बॉक्स में कर सकते हैं। मैं महेश भाई पंड्या को रिक्वेस्ट करती हूँ गुजरात में एनवायरमेंट के सिचुएशन के बारे में हमें बताइए। नमस्कार।
मुझे आनंद भी है कि मुझे यहाँ बुलाया गया। शुक्रिया अदा करता हूँ मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी को। थैंक यू मीनाक्षी बहन फॉर गिविंग मी माई इंट्रोडक्शन। अभी 29 नवंबर को सिंगापुर में एक एशिया पैसिफिक वर्ल्ड ओशन समिट हुई। इसमें आईपीसीसी का चेयर भी आए थे और एक रिपोर्ट बाहर आया कि जो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, और पर्टिकुलरली वो दरिया किनारे पे ये जो रिपोर्ट पेश किया गया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन की एक पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों की एक पैनल है। वो लोग हर एक चीज़ में वो रिपोर्ट बनाते हैं। तो क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का दरिया किनारे पे, उसका रिपोर्ट पेश किया गया। ये 29 नवंबर 2022 सिंगापुर में। बहुत चिंताजनक बाबत है। ऐसा हुआ है कि गुजरात की स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि आज गुजरात की बात करनी है, इसीलिए पूरा देश की वही हाल है और गुजरात तो मॉडल है। इसीलिए गुजरात का ये जो चित्र है तो पूरे देश में कैसा होगा वो आपको कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली। जो मॉडल स्टेट का ही वही हाल है तो देन आप सोचो कि दूसरे राज्यों में क्या हाल होगा। इसमें बताया गया कि गुजरात में 400 किलोमीटर चौरस किलोमीटर दरिया ओशन अंदर आ चुका है, ज़मीन को खा गया है, उसका जिक्र किया। अब पार्लियामेंट चालू थी तो ये रिपोर्ट आने के बाद पार्लियामेंट में भी एक बहस हुई कि ये क्या हाल है। तो हमारे जो मंत्री थे साइंस टेक्नोलॉजी के, उसने बताया कि भाई ये तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। ये अर्ध सत्य है। मैं समझता हूँ कि यस, ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द रीज़न। एक कारण ज़रूर है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, दो राय नहीं है, इसमें दो मत नहीं है, कोई शंका नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना बोलना कि ये जो दरियाई परिस्थिति हुई है गुजरात की और पूरे देश की, इसमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ओनली इज द रिस्पॉन्सिबल और ओनली द रीज़न, वो गलत है। हम कुदरत को गालियाँ देते वो ठीक नहीं है। हमारी जो जानबूझ के की गई गलतियाँ जो है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नाम पे हम बाय इंटेंशन बाय डिज़ाइन हम जो विकास कर रहे हैं और उसका जो गैरफायदा हुआ है, डिमेरिट्स हुआ है, डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट हुआ है, उसको ये बोल के आप टाल देते हो कि ये ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये गलत है। मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ, मैं एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ, काफ़ी अभ्यास भी मैंने किया है। तो मैं आज चैलेंज करता हूँ सरकार को, केंद्र की, कि आप बोल रहे हो कि जो सी राइज हो रहा है या दरिया आगे बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग ही कारण है, तो मैं सम्मत नहीं हूँ। बहुत कारण हैं। विकास के नाम पे हमने कच्छ के एरिया में मैंग्रोव काट डाले, जेसीबी मशीन से काटे हैं हमने। अब मैंग्रोव जो है वो एक प्रोटेक्शन वॉल है, इट्स अ नेचुरल प्रोटेक्शन वॉल टू प्रोटेक्ट द जो दरिया है उसको रोकने, जो खराश है उसकी जो सैलिनिटी है उसको रोकने के लिए एक बड़ा प्रोटेक्शन वॉल है। और अभी जो साइक्लोन आ रहा है, सुनामी आ रही है, तो उसको कम करने का एक नेचुरल मैकेनिज़्म वो मैंग्रोव्स है। गुजराती में उसको तोमवर बोलते हैं, सुंदरी भी बोलते हैं। अब ये हमने काट दिया और वहाँ इंडस्ट्रीज लगाई, और इसीलिए जो अभी गुजरात में बार बार जो साइक्लोन आ रहा है उसका बहुत बड़ा पैमाने पे नुकसान हो रहा है। फिर हम गालियाँ कुदरत को देते हैं, कुदरती प्रकोप हुआ है। कुदरती प्रकोप तो है ही, लेकिन कुदरत ने साथ में प्रोटेक्शन दिया है मैंग्रोव्स का, ये आपने काट डाला इन द नेम ऑफ विकास। इससे क्या हुआ कि जो दरिया किनारा जो है
वो इरोजन हो गया उसका, पानी आगे आ गया है। और जो साइक्लोन था वो भी आगे चला। तो आपने देखा कि जो लास्ट ईयर जो हुआ था साइक्लोन, इसमें पूरा भावनगर और अमरेली में जो बड़े पैमाने पे नुकसान हुई थी, लॉस एंड डैमेज बोथ, जानहानि भी हुई थी। और हम ऐसे बोल दें कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह है, तो ये गलत है। जैसे कि 2004 में सुनामी जब आई थी तो साउथ के जो स्टेट थे वहाँ कम असर हुई थी, क्योंकि वहाँ मैंग्रोव्स की पेड़ खड़े थे, एक ताकत बन के आई थी, तो उसने आगे नहीं बढ़ने दिए वो साइक्लोन को। लेकिन गुजरात में हमने विकास करना है, दरिया को रिक्लेम किया है, सॉइल डाल के हमने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो फिर क्या होगा। दूसरी बात ये हुई है कि गुजरात की जो नदियाँ हैं वो नदियाँ को हमने सैंड माइनिंग कर दिया। इतनी बड़ी पैमाने में सैंड माइनिंग की है कि जो दरियाई की जो टाइड आती है, हाई टाइड, भरती जो बोलते हैं, वो अंदर घुस जाती है और उसकी वजह से दरिया अंदर चला गया है और जो सैलिनिटी आगे बढ़ी है। और हम बताया कि नहीं ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये गलत है, ये मैं सम्मत नहीं हूँ। एक कारण है, ज़रूर कारण है, लेकिन ओनली ग्लोबल वार्मिंग है वो गलत है। दूसरी बात यह है कि हमने महसाणा टू वापी के जो रेलवे लाइन का जो एक पट्टा था, एक लाइन थी, वहाँ हमने शुरू से विकास किया है, उसको गोल्डन कॉरिडोर बोलते हैं। अब अमाप पॉल्यूशन हो गया है, इसके बाद मीनाक्षी बहन ने बताई अभी एयर पॉल्यूशन के बारे में, मैं भी बात करूँगा इसमें। अब बोला कि विकास तो करना ही है, तो गोल्डन कॉरिडोर छोड़ के हमने सिल्वर बेल्ट पकड़ा। वो सिल्वर बेल्ट मीन्स कोस्टल लाइन, दरिया किनारे, और वहाँ विकास करना शुरू कर दिया। तो जो रुपेरी पट्टी जो है, सिल्वर कॉरिडोर है, इसमें भी हमने माइनिंग शुरू किया, सीमेंट इंडस्ट्री शुरू की। तो माइनिंग की वजह से वो जो दरिया का पानी जो है वो इंट्रूजन हुआ, अंदर घुस गया, और इस प्रकार से दरिया आगे बढ़ा है। तो ये बोलना गलत है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही दरिया आगे बढ़ा है। काफ़ी रीज़न है, ये सब रीज़न है। ये रिपोर्ट 22 सितंबर को गुजरात की असेंबली में पेश किया गया। CAG का रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत की सुप्रीम ऑडिट अथॉरिटी है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि CAG जब रिपोर्ट करती है तब फिनांस इंस्टीट्यूट पे करती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे करती है, पब्लिक सेक्टर पे करती है, रेवेन्यू पे करती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि CAG ने एयर पॉल्यूशन पे ही ये रिपोर्ट बनाया है, ओनली एंड ओनली ऑन द एयर पॉल्यूशन ऑफ द गुजरात, इस पे रिपोर्ट बनाया है। आप समझो कि ये मॉडल स्टेट है। जब पानी सर से ऊपर निकल गया है, सिर से ऊपर निकल गया है, तब CAG ने जाके ये रिपोर्ट पेश किया है, जिसकी चर्चा गुजरात में नहीं हुई है। ये जो रिपोर्ट है, जो मीनाक्षी में बहन बात कर रही थी अंकलेश्वर की एयर पॉल्यूशन की, जो आज अखबारों में आया है, बहुत भयावह स्थिति है। वो CAG ने लिखा है कि गुजरात में जो इन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने ओवरब्रिज बनाए, 6 लाइन रोड बनाए, बहुत पेड़ काटे गए हैं और उसके सामने पेड़ बोए नहीं गए हैं, प्लांटेशन नहीं हुआ है। हाँ, 5 जून आती है, विश्व पर्यावरण दिवस, तो एक ही जगह पे मंत्री जी वो प्लांटेशन करते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं, टारगेट बहुत होता है कि भाई 10 लाख हमने पेड़ ये किया है, ग्रीनिज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी आ जाता है, क्योंकि वो भी एक करामत है। जैसे कि 2017 में हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक अवार्ड मिला, UN में जाके भाषण दिया था, हम सिंगल यूज प्लास्टिक में बैन करेंगे। अभी ये जुलाई को बैन किया है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक अभी मिलता है। फिर भी चैम्पियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो मिला, हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। अब विरोध करेंगे, बोले कि हमारा प्राइम मिनिस्टर को ये ऑनर प्राप्त हुआ है, और एक चंद लोग विरोध करते हैं, वो अपमानित करते हैं। अरे गलत मैसेज जा रहा है। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक में नियम तो बना दिया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है।
एनवायरनमेंट का इतना डिग्रेडेशन है। मॉडल स्टेट गुजरात की, और सीएजी ने लिखा है। सीएजी कोई परदेशी संस्था नहीं है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, ये भारत की ही सुप्रीम ऑडिट अथॉरिटी है। वो सीएजी बोलती है कि गुजरात की एयर पॉल्यूशन बहुत भयावह है। ये कारण उसने बताया है, और बताया है कि जहाँ जहाँ एयर पॉल्यूशन नापना होता है, मेजर करना होता है, वहाँ नहीं किया है गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। तो ये कमियां भी बताई है, और ये भी बताया है कि गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास इतना मैन पावर भी नहीं है। ओनली 505 ऑफिसर्स है। मोर देन 30,000 इंडस्ट्रीज आर इन गुजरात, और रेड इंडस्ट्रीज वाली भी बहुत है। बायोमेडिकल वेस्ट भी इसमें आता है, ई वेस्ट में भी इतने आता है, और ये सब कंट्रोल करने के लिए ओनली 505 ऑफिसर्स गुजरात में है। सरकार बोलती है कि वो तो हमारा मिनिमम गवर्नेंस है, मिनिमम गवर्नेंस से हम मैक्सिमम काम करेंगे, ये दावा कर दिया है सरकार। लेकिन ये जानबूझ के वो करते हैं कि मॉनिटरिंग ना हो। यदि पॉल्यूशन कंट्रोल करे तो जो हर एवरी 2 years ऑल्टरनेटिव ईयर्स सिंस 2003 गुजरात गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग ए वाइब्रेंट गुजरात समिट सिंस 2003। इस बार नहीं करेंगे क्योंकि चुन के आए हैं, अच्छी तरह से चुन के आए हैं, अब ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे राज्यों को भी बताना है, जैसे कि हर राज्य ऐसा ही बोलता है कि हम नंबर 1 है, तो फिर हर नंबर 1 है तो फिर ये नंबर देता कौन है? बेसिकली यूपी वाले भी बोलते हैं, गुजरात वाले भी बोलते हैं। पूरे देश की अभी इकोनॉमी नहीं हुई है, वो बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी वी आर गोइंग टू गेन इट, और अकेला गुजरात बोलता है कि 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमने पा ली है। तो फिर पूरे देश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में आया और हो गया। तो ये जो गलतफहमी हो रही है इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ऑल, वो भी समझने की बहुत आवश्यकता है, हम लोगों को समझना चाहिए। और जीडीपी बढ़ रही है इंडस्ट्रीज से, फ़ायदा किसको हो रहा है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट उसकी बीवी को जन्मदिन पे 450 करोड़ का एयरक्राफ्ट गिफ्ट करता है। हर एक मीडिया बड़ा चढ़ा के बताया है कि सरप्राइज गिफ्ट दी, चाबी दे दी हाथ में, और बीवी को लगा को बहुत चमत्कार हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दी। और हमारे आदिवासी भाई कि जिनकी मेहनत से ये जीडीपी बढ़ी है, वो अपनी बीवी को जन्मदिन पे वो एक बाजरा का रोटा भी नहीं खिला सकता है। ये प्रॉब्लम है। तो हम समझते हैं कि जीडीपी बढ़नी चाहिए। हम कतई मैं एज आ एनवायरमेंटल इंजीनियर और एनवायरमेंटलिस्ट में मैंने कभी इंडस्ट्रीज़ का विरोध नहीं किया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का विरोध नहीं किया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विरोड नहीं किया है, अर्बनाइजेशन का विरोध नहीं किया है। लेकिन वो प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए। हाफिज़ाइटली आप कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन मॉडल है वो। इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, लेकिन साथ में पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों नहीं होता है? पॉल्यूशन कंट्रोल करके आप इंडस्ट्रीज लाओ तो हमको कोई एतराज़ नहीं है। कौन उसका भोग बनता है? 2013 में एक स्लोगन चला था, साबरमती में शुद्ध कर दी, अब गंगा तेरी बारी। और गंगा का बुलावा आया है, माँ गंगा ने बुलाया है मुझे, किसी ने भेजा नहीं है, मैं गया नहीं हूँ, माँ गंगा का बुलावा आया है। क्या हाल है साबरमती रिवर का? ये साबरमती रिवर फ्रंट का एक वैश्विक मॉडल प्रिपेयर किया है। 9.5 किलोमीटर की एक स्ट्रेच बनाई है, जिसको हम बोलते हैं कि नाला है वो। और मैं मजाक में बोल लेता हूँ कि इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द सेरेगोट मदर। जो बेड़ है वो साबर की है, पानी नर्मदा का है। और बोलते हैं कि वैश्विक मॉडल है, और यूथ खुश है क्योंकि वहाँ रिक्रिएशन बना दिया है, यूथ खुश है। तो ये साबरमती रिवर नहीं है, वो तो एक नाला है। साबरमती रिवर देखनी है तो वासना बैरेज के पास जाओ, इससे 120 किलोमीटर लंबी जो वोठा पे दरिया को टच होती है वो देखो। पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट, पूरा सीवेज ट्रीटमेंट विदाउट ट्रीट वहाँ मिलता है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सुओ मोटो फाइल कंप्लेन की साबरमती के सिलसिले में, और बताया, और पार्लियामेंट ने भी बोला है, मोदी गवर्नमेंट ने बोला है कि साबरमती इज अ डेड रिवर।
उसमें बौठा में तो ऑक्सीजन जीरो हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल जीरो मतलब कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये स्थिति है साबरमती की, लेकिन स्लोगन तो दिया गया था साबरमती मैंने शुद्ध कर दी, अब गंगा तेरी बारी। अब गंगा का क्या हाल होगा ये आप मैथमेटिकल तिरा से लगाओ कि साबरमती का ये हाल हुआ है तो गंगा का क्या होगा और कितना खर्चा हुआ है। एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस प्रकार से जो गंगा का जो विकास होगा तो नहीं लगता है कि 200 साल तक गंगा का विकास होगा। लेकिन लोगों को धार्मिक भ्रम में रखने के लिए महाआरती का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म अख्तियार किया है। गंगा में भी महाआरती, साबरमती में भी महाआरती। महाआरती आपको करनी ही है तो साबरमती के वासना बैरेज जाके करो, तो लोगों को पता चला कि साबरमती ये लोक माता का क्या हाल बना के रखा है हमने। लेकिन साबरमती रिवर फ्रंट पे महाआरती करेंगे और गटर का प्रसाद वहाँ वासना बैरेज के बाहर लगाएंगे। अभी 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के पास से लिया है। वो लोग इतने क्या उसके शब्द नहीं मिलते हैं, बिन संसदीय शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के लोग हैं कि ये आफत को अवसर में कन्वर्ट करते हैं। हाईकोर्ट ने जब डंडा मारा तब जाके बोला कि वी डू नॉट हैव ए मनी, तो 3000 करोड़ की लोन विश्व बैंक के पास से ली ये साबरमती को शुद्ध करने के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को शुद्ध करने के लिए। उसका पब्लिक कंसल्टेशन जब किया तो एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट अखबार में दे दी जो किसी ने पढ़ी नहीं थी। हमारे जैसे कई चंद लोग थे, 2-3 लोग थे पढ़ी और हम गए। पब्लिक कंसल्टेशन इसीलिए क्या कि इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन टू गेट द लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, तो दिखावा के लिए बनाई और ऑफिसर लोगों को बिठा दिया, कर्मचारी को बिठा दिया। हम 3 लोग बोले बात ख़त्म, कंसल्टेशन हो गया, लोगों की राय नहीं लेते हैं, बना दिया। अब क्या होगा, फिर से दोबारा वो ऐसे ही लोन मिलेगी, चलता रहेगा, हमारे पे कर्ज बढ़ेगा। लेकिन कर्ज बढ़ेगा तो उसका तो क्रेडिट मिलती है कि कर्ज इसीलिए बढ़ रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो जो सीएजी ने लिखा है, जो मैंने रिपोर्ट आपको बताया है, उसकी चर्चा होनी चाहिए असेंबली में और पब्लिक डोमेन में भी होनी चाहिए। उसमें लिखा बहुत सारा लिखा गया है कि गुजरात के जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है ये एक भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए क्या किया वो लोगों ने, 3000 करोड़ के खर्चे से वो अहमदाबाद और बड़ौदा से पाइपलाइन डालेंगे, जहां कल्पसर की कल्पना की गई है प्रधानमंत्री की ओर से। वहाँ वही जगह पे जहाँ मीठा पानी का सरोवर होने वाला है वहाँ वो एफ्लुएंट डालने वाले। पाइपलाइन 3 हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, हमको पूछा नहीं गया है। यहाँ ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर दरिया में कैसे ट्रीट करके डालेंगे। आप सोचो, लोगों को सोचने की समझ है ये विकास में क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों को बताया नहीं गया है। मीडिया भी शांत रहती है कई चीज़ों में, तो ये बहुत आवश्यक है कि लोगों को समझना चाहिए कि किस प्रकार से विकास चल रहा है। अब एक कल्पसर में जाके गिरेगा। अब ये बात आई जब हाई कोर्ट में जो सुओ मोटो चला साबरमती का एफ्लुएंट की बात चली, तो वो लोगों ने एफिडेविट करके दिया कि साहब हमारा एफ्लुएंट का पानी तो अब खंभात के जो अखात है गल्फ ऑफ कैम्बे इसमें जाने वाला है। कब जाएगा? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कल्पसर, तब हम डिस्चार्ज पॉइंट डिसाइड करेंगे। अब कल्पसर के बारे में बात करना चाहता हूँ। मार्च 2003 में कल्पसर का फिजिबिलिटी रिपोर्ट शुरू किया। अब 2023 आने वाली है, 20 साल ख़त्म होने वाले हैं। 700 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं। आज ये जांबाज सरकार, डबल इंजन सरकार, प्रगतिशील सरकार ने ये रिपोर्ट ख़त्म नहीं किया है, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट ही नहीं बनाया तो कल्पसर कब बनेगी, और कल्पसर कब बनेगी तो ये जो डिस्चार्ज कब करेंगे। तो ये भ्रमित करते हैं लोगों को, लेकिन हम फिर तालियां बजाते हैं क्योंकि इसमें भी पैसा मिलता है। जहाँ जहाँ पैसा मिलता है वो प्रोजेक्ट करो। ये जो अच्छी बात है कि मेट्रो चलने लगी है। मेट्रो 2012 में ख़त्म होनी थी। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, 3000 करोड़ का सॉरी, और 2012 में ख़त्म करना था। अब 2022 में
कई पोर्शन शुरू किए हैं। हमने बहुत ताली बजाई कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होता तो ये मेट्रो नहीं आ सकती, चलती है ऊपर, तो सबको बहुत मजा आती है कि ये वही आदमी कर सकता है मेट्रो, किसी की ताकत नहीं थी कि कर पाए। अब इसमें जिक्र किया है सीएजी की रिपोर्ट में। 2008 में काम शुरू हुआ, 2022 में आधा पूरा हुआ है, लेकिन पूरे अहमदाबाद को उसमें खुदाई हुई वो मेट्रो करने के लिए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि एयर पॉल्यूशन हुआ, डस्ट का पॉल्यूशन हुआ, और जो PM 2.5 और PM 10 की बात जो करते हैं वो उसकी माप से बाहर चला गया। और इसीलिए मैं जिक्र करना चाहता हूँ कोरोना की। कोरोना में ज़्यादा लोग अर्बन में मरे हैं, वो नॉट ओनली द बिकॉज ऑफ द कोरोना। मैं जिंदा हूँ, मैं भी अहमदाबाद में रहता हूँ। जो लोग थोड़े डल थे और लंग्स का प्रॉब्लम हुआ, और लंग्स का प्रॉब्लम इसीलिए हुआ कि डस्ट की पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से जो लंग्स है वो वीक हुआ, और इसीलिए अटैक हुआ कोरोना का। तो ऐसा ही मत बोलना चाहिए जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इज द ओनली रीजन, ऐसा बोल दिया कि ग्लोबल कोरोना से मरे। नहीं, ऐसा नहीं है। एयर पॉल्यूशन की वजह से तुम्हारा लंग्स वीक हो गए और इसकी वजह से लोग मरे। लेकिन हमको तो कुदरत को गालियां देने की आदत है। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो उसने किया, वो हमारी वो उसको मॉडल बोलते हैं। ये आदत जो है उसको मॉडल बोलते हैं। जो भी अच्छा हुआ है तो मैंने किया, और जब गलत होता है तो लोग भी बोलेंगे ये बेचारा अकेला आदमी क्या कर सकता, कहाँ कहाँ जाए। तो अकेला आदमी करता है तो उसकी क्रेडिट उसको मिलती है। जब कुछ बुरा होता है तो फिर हम सिंपैथी वेव में चले जाते हैं कि बेचारा अकेला आदमी क्या कहाँ कहाँ जाएगा। 24 आवर तो काम करता है हमारे लिए। ये जो तो ये पॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो ये समझने की बहुत आवश्यकता है। इसमें फिर से मैं जाता हूँ मेट्रो पे। ये पूरा जो रोड की खुदाई हुई उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ा और हेल्थ का बजट भी बिगड़ा। दूसरी ओर ये 2022 में आधा प्रोजेक्ट हुआ, इसमें 14,000 करोड़ का खर्च हुआ। 4,000 करोड़ में ख़त्म करना था, वो 11,000 करोड़ ज़्यादा बढ़ गया, उसकी कीमत मेरी जेब में से गया है। और फिर भी हम तालियां बजाएंगे कि वो एक ही आदमी था कि जिसने आकाश में मेट्रो चलाई, क्योंकि ऊपर चलती है ना, वो है। दूसरी एक समझने की बात है कि पॉल्यूशन क्यों हुआ। हमारी जो EMTS की बस है, लाल बस बोलते हैं उसको, बोलते थे, अब तो बुला दिया गया है, शायद अब केसरी बस हो जाएगी, आई डोंट नो, लेकिन लाल बस के नाम से जानी जाती थी। अच्छा मॉडल था। बेस्ट के बाद हमारे अहमदाबाद का वो EMTS बस बहुत अच्छी थी। जब 91 में मैं स्टूडेंट था तब तो साइकिल स्कूटर कुछ था नहीं, तो मैंने काफ़ी प्रवास किया है EMTS की बस में, और मज़ा आती थी, फ्रीक्वेंसी भी अच्छी थी। वो टाइम पे अहमदाबाद की जो पॉपुलेशन थी वो 15 लाख थी, 1.5 मिलियन, और EMTS की बस 900 थी। 900 बस थी, 1.5 मिलियन पॉपुलेशन थी, 15 लाख की बस्ती थी। आज अहमदाबाद की पॉपुलेशन 7.5 मिलियन है, 75 लाख तक पहुंची है। बृहद अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है BRTS और AMTS को मिला के वो सिर्फ 1,500 है। BRTS हमने पूरा एरिया कवर कर दिया तो बगल का रोड छोटा हो गया, इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन हुआ है, क्योंकि सब रोड इसमें प्रेशर आया। तो रोड की क्वालिटी हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार है, तो रोड की क्वालिटी ख़राब थी, प्रेशर आया तो रोड टूटने लगे। हाई कोर्ट हर बार बोलती है कि आप मेकअप मत करो, मेकअप मत करो, वही चलता है। और जब मेकअप करते जब बारिश आती है तब ज़्यादा डस्ट होती है। तो BRTS लाने के लिए, क्योंकि इसमें पैसे थे, समझो आप ये मॉडल को समझने की कोशिश करो। AMTS को क्यों कम कर दी, ताकि डिमांड उठे कि BRTS लाओ, और फिर पब्लिसिटी, तालियां बजेगी, और BRTS में फिर बड़े बड़े लोग बैठेंगे, और फिर
एक्सीडेंटल बैठेंगे और फिर मीडिया में आएगा, ऐसा सरप्राइज विजिट करते हैं और मीडिया कैसे आ जाती है पता नहीं चलता है, बैठते हैं प्रचार करते हैं। अब ये BRTS को इतनी आपने बस डाली नहीं, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड उठी, हमारे जैसे लोग बोल रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाओ तो एयर पोल्यूशन कम हो जाए, तो हमारे जैसे लोग भी बोलते बंद हो जाए। अब मेट्रो शुरू किया, BRTS को डेवलप नहीं किया, जानबूझ के डेवलप नहीं किया, पैसा मिलता है। एक BRTS बस स्टॉप की कीमत आप ध्यान से सुनो, 1,40,00,000 रुपीज़ है। ऐसा तो क्या कमाल है एक बस स्टॉप में कि उसकी कीमत 1,40,00,000 रुपया है। ये तरीका है, इट्स अनदर वे टू क्रिएट ए ऑर्गेनाइज करप्शन काइंड ऑफ वे। आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से करप्शन होता है, किसको पता भी नहीं है क्योंकि बात बाहर नहीं आएगी। अच्छा है कि इस प्रकार का जो हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी जैसे जो ग्रुप है वो हमारे जैसे लोगों को बोला कि वो लाइव भी करते हो और बात भी करवाते हैं, तो कई चंद लोगों को ये मैसेज जाता है। बाकी तो हमारी ये बात जनरल मीडिया भी नहीं लेती है। जो रविश की भाषा में बात करे तो वो गोदी सेठ की गोदी मीडिया होती है, तो कहाँ से वो लेगी। और यदि कोई बात को खारिज करना है तो हमारे जैसे एक्टिविस्ट को बुला के 2 मिनट देंगे, फिर आधा घंटा दूसरे लोगों को चर्चा कराएंगे, क्योंकि चर्चा कहाँ से होगी। तो ये भी हमारा समटाइम्स दे आर मिसयूजिंग आवर एक्सपर्टीज टू द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी एक तरीका है, एक स्ट्रेटेजी है, व्यूहरचना का भाग है। तो इसीलिए इसमें पैसा भी मिला BRTS करने में, उसको कामयाब नहीं किया और फिर मेट्रो आ गई। अब मेट्रो में इतना खर्च हुआ, अब हिसाब मांगना चाहिए, लेकिन लोग खुश है। एक गुजराती में अच्छा गाना भी बना था, मोदी मामा गाड़ी लाया, मोदी मामा गाड़ी लाया, और प्रचार भी हुआ उसका, तालियां बजाने लगा। बोर्ड लगाना चाहिए कि ये मेट्रो रेल 2012 में आनी चाहिए थी, इस नहीं आई, इसकी वजह से 11,000 करोड़ का खर्च ज़्यादा हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ, आपकी हेल्थ पे असर हुई। मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेट्रो 2008 में से 12 होनी चाहिए थी, लेकिन प्रचार ऐसे किया गया कि इसके अलावा कोई मेट्रो ला ही नहीं सकता है, देश में वही विकास कर सकते हैं। एक मॉडल है और इस पर चलाते हैं, तो पॉल्यूशन का मामला इसमें बढ़ता है। अब 6 लाइन बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 पेड़ आपने काटे हैं गांधीनगर में, कैपिटल सिटी में। मैंने एक पिटीशन लगाई थी 2011 में पर्यावरण मित्र ने कि भैया प्लांटेशन तो बहुत करते हो, लेकिन पेड़ काटने की भी पॉलिसी होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 2013 में कि भाई गवर्नमेंट ने पेड़ काटने की पॉलिसी बनानी चाहिए। आज भी वो पॉलिसी नहीं बनी है। अब सवाल ये होगा कि आप कंटेम क्यों नहीं करते हो। अब कंटेम करने में खर्चा तो लगेगा, लेकिन पता नहीं उल्टा फायर होगा। शायद वो जजमेंट मिला था, अब तो ऐसा होगा कि फालतू पिटीशन लेके क्यों आ जाते हो, आपको पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाए। अब ये हालत में हम जी रहे हैं। तो ये ट्री कटिंग की पॉलिसी आपके पास नहीं हो। आप प्रचार करते हो, विश्व गुरु होने निकले कि भाई पर्यावरण का जतन तो हमारा 5,000 साल जुना अथर्ववेद में लिखा है। हाँ लिखा था और करते थे, आज क्या कर रहे हैं। गांधी बोल रहे थे कि नेचुरल रिसोर्सेज का मिनिमम यूज होना चाहिए, और इसीलिए उसने 1930 में जब साबरमती थी, 12 मास पानी बहता था, तब वो एक बाल्टी से बाहर घाट पे नहाते थे। अब घाट तो साबरमती रिवरफ्रंट हो गया, अब नहाने की कोई जुम्बाइश नहीं है, बराबर है। वो एक टाइम था। आज क्या बोला जाता है लाल किले पर से, हमारे पास मबलख नेचुरल रिसोर्सेस है। नॉर्थ ईस्ट अब बाकी बचा है विकास करने में, तो नॉर्थ ईस्ट का भी विकास कर लेंगे हम। नेचुरल रिसोर्सेस बहुत है। अरे गांधी ने ये बोला था यार कि पृथ्वी जो है इज इनफ टू प्रोवाइड एवरीवन्स नीड बट नॉट ग्रीड। आज तो कई चंद लोगों की ग्रीड के लिए सब करते हैं। मैरिज होता है, वो चंद लोगों का अखबार में आता है, टीवी में आते हैं कि उसकी वो क्या बोलते हैं, बेवान का मुझे गुजराती हिंदी नहीं आता है, लेकिन वो सिस्टर, वो मदर इन लॉ को 250 करोड़ का ब्लाउज गिफ्ट किया और हम ताली बजाते हैं।
कितने लोगों को बर्बाद करते हुए ये गिफ्ट दी गई है। और हमारी गरीबी बढ़ रही है, लेकिन देश में अमेरिका की संख्या बढ़ रही है। हम ताली बजाते कि फोर्ब्स की यादी में हमारे गुजरात के ये साहब आ गए दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। अरे यार, ये गौरव की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। यदि हमारी गरीबी कम होती है तो अच्छी बात है, गरीबी आगे बढ़ती जा रही है। और चंद लोग, कोरोना में जब लोग नौकरी गंवा रहे थे, तब 2 आदमी 1 घंटे में 90 करोड़ रुपीस कमानी कर रहे थे, और उसको हम अचीवमेंट मानते हैं। तो ये जो मसला है, ये पर्यावरण पे मसला है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज आपने खलास की, इसका क्या। अब मीनाक्षी बहन ने अच्छी तरह से जिक्र किया कि गुजरात में एक सिस्टम लगाई है। सिस्टम रीजन अलग है। जो इंडस्ट्रीज पर्यावरणीय कायदाओं का पालन नहीं करती है, तो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको एक चांस देती है कि भाई आपका जो वायोलेशन किया है या प्रोसीजर ठीक नहीं है, आप ठीक करो। तो 3-4 महीने में ठीक करो, इसकी बैंक गारंटी लेते हैं। 50 लाख, 1 करोड़ कैलकुलेशन करके देती है। और कैलकुलेशन भी आप समझते हो कि किस प्रकार का कैलकुलेशन होता है, वो भी बार्गेनिंग पावर होता है। अब इसमें मैं नहीं जाता हूँ कि आप समझदार हो कि बार्गेनिंग पावर किस प्रकार से होता है, लेकिन ये इंडस्ट्री जब काम नहीं करती है तब उसकी बैंक गारंटी फोरफिट होती है, जब्त होती है। मोर देन 70 करोड़ रुपीज आर डिपोजिटेड इन द गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एक बैंक गारंटी की 1 भी पैसा का खर्च नहीं किया है, जमा राशि पड़ी है। दूसरी एक सिस्टम आई, EDC बोलते हैं, एनवायरमेंटल डैमेज कॉम्पेंसेशन। जो इंडस्ट्रीज कानून का भंग करती है, जो नुकसान होता है, तो उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया है, और उसके कैलकुलेशन करके वो इंडस्ट्रीज के पास से वो पेनल्टी शब्द गंदा लगता है यार, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है हमको, इसीलिए वो शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बहुत अच्छा शब्द ये इस्तेमाल करेंगे, एनवायरमेंटल डैमेज कॉम्पेंसेशन। भुगतान करो पर्यावरण को, पेनल्टी तो ठीक नहीं है शब्द यार। हमारे यार अनमोल रत्न जो है गुजरात का विकास कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, और वो लोगों को हम अपमानित करेंगे, वो ठीक नहीं है। और हम जो करते हैं वो तो हम बदमाश लोग हैं यार, अर्बन नक्सलाइट लोग हैं, तो ठीक नहीं है। वो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, वो डैमेज कॉम्पेंसेशन का नाम दिया गया है। करोड़ ऑफ रुपीस जमा है। अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक प्लान रज्जू किया है सेंट्रल पॉल्यूशन अप्रूवल के लिए। वो क्या करने वाले हैं, वो अपने अद्यतन साधन लाने वाले हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अरे भाई, ये एनवायरमेंटल डैमेज कंपेंसेशन का सीधा गुजराती में अर्थ होता है कि जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है उसके भरपाई के लिए रकम खर्च करनी चाहिए। जहाँ जहाँ पानी बिगड़ा है, ज़मीन बिगड़ी है, तो उसको नवसाध्य करने के लिए, उसको रिक्लेम करने के लिए एक खर्चा करना चाहिए। ये नहीं करते हैं, किसी को पता भी नहीं है। तो ये बात जब हम करते हैं तब केवड़िया कॉलोनी से लेक्चर दिया जाता है कि वो अर्बन नक्सलाइट लोग, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। मुझे याद है कि 24 मई 2014 में शपथ लिया गया, उसके तुरंत 1 महीने के बाद IB का रिपोर्ट लीक हुआ। अब IB जितनी सीक्रेट एजेंसी, उसका रिपोर्ट लीक करवाया गया। IB ने क्या बोला कि देश में 129 ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल ऐसे हैं कि जे लोगों ने डेवलपमेंट को रोका है, और उसकी वजह से हमारा 3.5% GDP ग्रोथ कम हो गया। महेंद्र भाई, अब IB का ये भी रोल कैसे आ गई। IB में वो एनवायरमेंट एक्सपर्ट के साथ वो इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी थे, जिसने कैलकुलेशन कर बता दिया कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ रोका है। अब मेरा सवाल ये है, गुजरात की, देश की जनता को भी है, कि जो 129 लोग गिनाए थे, वो लोग बंदूक नहीं रखते हैं, बॉम्ब नहीं रखते हैं, हथियार नहीं रखते हैं। भारत की संविधान के मुताबिक, पर्यावरणीय कानून के मुताबिक वो काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर देती है, हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर देती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टे ऑर्डर देती है, तब प्रोजेक्ट जाके रुकता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 129 लोग थे उसके साथ साथ हमारे देश की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो भी एंटी डेवलपमेंट है, एंटी नेशन। सीधा मतलब ये होता है ना, हम तो गए नहीं, हम तो जो करते हैं वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट स्टे देती है। तो हमारा इतना इन्फ्लुएंस तो नहीं है कि कोर्ट को हम प्रभावित कर पाए, हमारे पास तो कुछ साधन सामग्री नहीं है भाई। लेकिन जो पर्यावरण में काम करते हैं उसको बदनाम करने के लिए जानबूझ के ये आईबी का रिपोर्ट, सीक्रेट रिपोर्ट जो होता है वो लीक किया गया। हमारी डिमांड वो भी थी कि रिपोर्ट लीक हुआ तो वो आर द रिस्पॉन्सिबल। आप क्यों होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी को नोटिस नहीं भेजते हो? आईबी का रिपोर्ट जो भी है सीक्रेट रिपोर्ट होता है, वो लीक कैसे हुआ? लेकिन जानबूझ के ये रिपोर्ट लीक किया गया कि ये आप देश की जनता जाने वो 129 जो लोग हैं वो डेवलपमेंट के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है। और बोला गया अर्बन नक्सलाइट। अब तो एक शब्द बोला जाता है हेडक्वार्टर से, सब पकड़ लेते हैं। वो सिखाने की ट्रेनिंग की भी एक वो होती है, फिर इमीडिएटली अर्बन नक्सलाइट शब्द एकदम स्प्रेड आउट हो जाता है। वो भी एक स्टाइल है, व्यू रचना है वो लोगों की। समझने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसा होता है। अब बोलने की बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि जब पॉल्यूशन की बात करते हैं तो फिर सोच समझ की करनी पड़ती है। तुम्हारे टैगलाइन लग जाएगी, आपको अंदर कर देंगे, फिर 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि आप तो इनोसेंट थे, तब तक तो जीवन खलास हो जाता है हमारा। तो ये जो परिस्थिति है, एक और हमारा संविधान ही बोलता है आर्टिकल 51G में कि इट इज़ अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईच एंड एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, टू प्रोटेक्ट अवर रिवर्स एंड पॉन्ड्स। अब जब हम काम करने जाते हैं तो फिर तो हम अर्बन नक्सलाइट हो जाते हैं, एंटी डेवलपमेंट हो जाते हैं। हाईकोर्ट ने अभी बोला, साबरमती की बात चल रही थी, काफ़ी स्ट्रिक्चर पास किए, ऑर्डर पास किए सुओ मोटो में। फिर जस्टिस पार्टी वाले ने बोला कि इट इज़ ए नॉट जॉब ऑफ एलोन द हाई कोर्ट, द ग्रुप ऑफ द सिविल सोसाइटीज एंड द पीपल्स हैज़ टू कम आउट। जन आंदोलन नहीं होगा तब तक ये पॉल्यूशन दूर नहीं होगा। अब जन आंदोलन की आप बात करोगे तो ख़त्म नहीं करेंगे। इसके बाद साइक्लोथॉन तो थी, हाईकोर्ट ने जो बोला कि अवेयरनेस क्रिएट करो, तो साइक्लोथॉन कहाँ की? वैश्विक मॉडल पे, साबरमती रिवर फ्रंट पे। ये जो साइक्लोथॉन वहाँ होती वासना बैरेज पे, वो शास्त्री ब्रिज पे, तो लोगों को पता चलता कि साबरमती को, लोक माता को हमने कितनी गंदी की है। लेकिन दिखावा के लिए वो साइक्लोथॉन बनाई, हाईकोर्ट में एफिडेविट भी पेश की कि देखो हमने अवेयरनेस कर दिया। लेकिन यहाँ क्या ज़रूरत थी? यहाँ तो पानी नर्मदा का है, कोई एफ्लुएंट नहीं आता है। तो ये बताया गया है। तो ये जो मसला है कि हमारे पास विकास करना ही चाहिए, मैं समझता हूँ कि विकास का हम विरोधी कतई नहीं है, लेकिन किस प्रकार का विकास होना चाहिए। और बनासकांठा में एक जगह है जहाँ पॉन्ड की जगह थी, और वहाँ सीएम हाउस जो स्कीम है, मुख्यमंत्री आवास योजना, वहाँ घर बनाए गए। हमने ह्यूमन राइट कमीशन का कांटेक्ट किया, ह्यूमन राइट कमीशन ने भी नोटिस भेजी। कमीशन भी बड़ौदा में भी ऐसे ही है, सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी एक पॉन्ड है, रिक्लेम करते हुए आवास योजना होने जा रही है। अब यदि हम कुछ करेंगे तो बोलेंगे कि यार एक गरीबों का आवास को भी प्रॉब्लम है, वो लोगों को आपके आवास नहीं होने देते हैं। ओके डन। तो ये जो मसला है, जो एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है, जो मीनाक्षी मैंने बताया कि दिल्ली से हम कम नहीं है, हम तो वैश्विक मॉडल है। दिल्ली जो इतना पॉल्यूशन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? हमारा भी नवंबर दिसंबर में 300 ppm से ज़्यादा जाता है, और नोटिस में आता है पुअर एयर क्वालिटी, वयस्क लोग और बच्चों को बाहर नहीं निकलना है। अरे यार हम नहीं निकले करेगा क्या यार हम? और अब जब मई महीना होता है तब एक एडवाइजरी होती है, दोपहर को बाहर मत निकलो। अब हमारे जो
रोड पे काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, वो लोग काम नहीं करेंगे तो खाना क्या खाएंगे? सरकार ये क्यों नहीं करती है? और वो एडवाइस करती है आपको डिहाइड्रेशन ना हो इस प्रकार का ड्रिंक्स लेना चाहिए। अबे मुझे भी लेना है, लेकिन जब मैं लेमन जूस पीने जाऊंगा बाहर तो 20 रुपये का मिलता है एक ग्लास। अब 200 की कमाने में मैं 40 रुपये खर्च करूंगा तो मैं खिलाऊंगा क्या घर में यार? तो हम नियम क्यों नहीं बनाते हैं कि भाई ये लोगों का टाइम बदला जाए कि दोपहर को आपको छुट्टी दे दो और ड्रिंक्स खुद गवर्नमेंट वो लोगों को दे। ये नहीं करेंगे गवर्नमेंट। और ये जो हमारा विपुल में बहुत काम कर रहे हैं, विपुल पंड्या जो बांधकाम मजदूर मंडल से काम कर रहे हैं, 2300 करोड़ रुपीस वो कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस के जमा पड़े हैं सरकार के पास। सरकार को अलग से खर्च नहीं करना है। यदि ये हीट वेव में खर्च करेंगे तो भी वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बोलेंगे कि हीट वेव है और हीट वेव तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। अरे भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते हैं ठीक? क्यों नहीं करें? वो हमारे पास तो पैसा है तो हम एसी ऊपर नीचे करेंगे, फैन चलाएंगे, एयर कूलर भी चलाएंगे, लेकिन वो लोगों का क्या होगा? और उसका तो बजट भी नहीं है। अब हमारा तो हम जानते हैं कि हमारी हेल्थ सिस्टम किस प्रकार की है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ज़रूर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लेकिन उसके पास तैयारी क्या है? लॉस एंड डैमेज हम बोलते हैं कि हम तो डिजास्टर मैनेजमेंट में अव्वल नंबर पे है, दुनिया के देश देखने के लिए आते हैं मॉडल। जब साइक्लोन आया था राजूला में और जाफराबाद में और महुआ में, तब इलेक्ट्रिक पोल सब गिर गए, 2 महीने तक रिपेयर नहीं कर पाए, तो अनाज भी नहीं खा पाए, क्योंकि अब तो वो गरगंटी तो निकल गई है जो हमारी ट्रेडिशनल थी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्या पता नहीं था कि हमारे पोल गिर जाएंगे? तो क्यों प्रिपेयर्डनेस नहीं की और जनरेटर मशीन क्यों गांव-गांव में नहीं लगाए? अब तो पानी भी नहीं मिलता है, पानी भी तालाब सूख गए हैं, मई महीने में तो एकदम सूख गए होते हैं, तो पानी भी इलेक्ट्रिक मशीन से मिलता है। तो ये लोग इतने परेशान हुए हैं, लेकिन फिर कोई और तरीका आ जाता है तो फिर लोग बोलते हैं कि वही देवता है, यदि कोई दूसरा देव होता तो हम बच ही नहीं सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं तो फिर से चुन के तो आ जाते हैं। लेकिन मुश्किल ये लोगों को समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज है, आपकी क्या तैयारी है? लॉस एंड डैमेज, उसमें आपने क्या किया? हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं, गुजरात में CAG ने लिखा है जो रिपोर्ट में। यदि मैं बोलता तो बोलता कि महेश पंड्या तो एंटी डेवलपमेंट है, और टैग लग चुका है। एक बार तो बोला था 2008 में, जब क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट जब पेपर पे था और हमने सवाल किया तो BBC के पत्रकार आई थी, तब मुखिया ने बोला था महेश पंड्या इज इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। तो टैग तो लग गई है, वो हमारी क्रेडिट है, क्योंकि वो अवार्ड नहीं मिलने वाला है हमको किसी प्रकार का, तो हमको खुश होना है कि ये अवार्ड तो मिला इंटेलिजेंट टेररिस्ट का। तो ये जो हम तो नहीं बोलते हैं, हम वही जिक्र करते हैं। पार्लियामेंट में सवाल आते हैं उसका जिक्र करते हैं, असेंबली में सवाल आता है उसके जिक्र करते हैं, CAG का रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। हम जो खुद बोलेंगे तो जेल में अंदर कर देंगे, वो पक्का है। तो ये CAG ने बोला है कि गुजरात का 40% सरफेस वाटर जो है वो कंटामिनेटेड है, और इसीलिए कंटामिनेटेड है कि गुजरात की 8 जो महानगर पालिकाएँ जो है उसमें एक में भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहा है, और 159 जो नगर पालिका है छोटी छोटी, इसमें तो है ही नहीं। अब सीधा गटर का पानी अब नदी में जाता है और तालाब में जाता है। अभी यही मोदी सरकार की रिपोर्ट है पार्लियामेंट में, हम उस रिपोर्ट से ही बोलते हैं, हम ताकत नहीं करते अपने आप बोलने की। मोदी सरकार का ही रिपोर्ट है, जल संसाधन मंत्रालय और एनवायरमेंट मंत्रालय का, कि गुजरात की 22 नदियाँ क्रिटिकली पॉल्यूटेड है, और नदी को माता मानते हैं और महाआरती करते हैं, लोग खुश हो जाते हैं महाआरती में। ये नहीं समझते हैं कि क्यों है। तो ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, लेकिन हम जब काम करने जाते हैं एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51AG एज अ माई ड्यूटी टू परफॉर्म, तो अंदर कर देंगे कि ये तो बदनाम करने की साजिश है, हमको प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे, और करेंगे तो वो
फिर टुकड़े टुकड़े गैंग और कई कई बातें आएंगे। फिलहाल ये मुझे बताना है कि जो सिस्टम होनी चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल की, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की, वो नहीं है। हैफेजर्डली हम इन्वेस्टमेंट बुला रहे हैं और विलायत की एक एनजीटी में केस चल रहा है। विलायत जीआईडीसी में एनवायरमेंट जो मैनेज करने की जो सिस्टम होती है सीईटीपी और जो लैंडफिल साइट, वो नहीं काम कर रही है और इंडस्ट्रीज आ रही है और काफ़ी गुजरात में अब लैंडफिल साइट हो रही है, कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। अब उसका विरोध भी नहीं कर सकते हम। हमारा ये बोलना है कि विकास होना ही चाहिए। हम कतई नहीं बोलते कि इंडस्ट्रीज नहीं आनी चाहिए, इंडस्ट्रीज आनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि हम घर बनाते हैं तो पहले टॉयलेट की प्रोविज़न करते हैं, तो इस प्रकार से जब इंडस्ट्री लाते हो तो पहले वो टॉयलेट की प्रोविज़न करो यार। वही सीएजी ने लिखा था कि स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छी बात है, टॉयलेट बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो टॉयलेट में जो गटर की व्यवस्था आपने नहीं की है, इसीलिए देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ द वाटर एंड बॉर्न डिसीज। वो सीएजी ने लिखा है, वो मैं नहीं बोलता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि मोदी साहब ने लाल किले पे से अनाउंसमेंट किया है, बहुत अच्छा है, टॉयलेट की बात की, स्वच्छ भारत अभियान की बात की, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है, दूसरी सिस्टम क्या है। अभी ये पिराना का डूंगर जो हम देख रहे हैं, उसका हाल क्या है। स्वच्छ भारत अभियान तो हम कर रहे हैं, ये अहमदाबाद जो समतल भूमि है वहाँ वो डूंगर कैसे आ गया और जलता रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली, ये हम फॉरेस्ट की देखो, इसमें भी काटे जा रहे हैं और दावा नल रखते हैं। इट्स अ वेरी गुड सिस्टम कि जो आपको जो प्रूफ डिस्ट्रॉय करना है तो इन द नेम ऑफ फॉरेस्ट फायर लगा दो, पुरावा का नाश हो जाएगा। और फिर वही कुदरत का कमाल है। गुजरात वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी गर्मी हो गई कि हमारे जंगल जल गए। बहुत अच्छा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये सब चीज़ें ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं मोटी मोटी बात की, डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन ये समझना चाहिए कि उसका पॉलिटिकल इंटेंशन क्या है, मूवमेंट किस प्रकार के होने चाहिए। जब तक मूवमेंट नहीं बनेगी तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो लोगों की समझाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। विकास तो होना ही है, करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमको एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कैसे करना है वो समझने की आवश्यकता है। मैं मेरी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो बोले। या थैंक यू।